ये व्यू है मेरी बालकनी से 2 नवंबर का और ये दूसरा व्यू है 16 नवंबर का। ये दिन पर दिन वर्स्ट होता गया और जिस एयर को हम इनहेल कर रहे हैं इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 50 सिगरेट्स अ डे। एयर पॉल्यूशन इंडिया का 5th लार्जेस्ट किलर है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में 2.2 मिलियन बच्चे इरिवर्सिबल लंग डैमेज का शिकार हो रहे हैं और ये सब एयर पॉल्यूशन के कारण। बच्चों की बॉडी ग्रोइंग बॉडी होती है, उनका ब्रीदिंग रेट एडल्ट्स के कंपैरिजन में हाई होता है। ऐसे में वो एक एडल्ट से ज़्यादा इस एयर को ब्रीथ कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन बच्चों के इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है और उनमें कैंसर, एपिलेप्सी, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सभी समझते हैं कि एक दिन में 50 सिगरेट्स पीने से एक एडल्ट के लंग्स का क्या होता है, तो इमेजिन एक बच्चे के लंग्स का इस स्मोक को इनहेल करने से क्या होता होगा। अब आप कहोगे कि एयर पोल्यूशन पर वीडियो कुछ लेट नहीं है। आई नो आई एम लेट, बट क्या ये स्टोरी इसी ईयर की है? हर साल इसी टाइम पर दिल्ली एनसीआर की सेम प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन। वैसे तो दिल्ली की एयर क्वालिटी मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडरेट टू पुअर ही होती है, बट हर साल अक्टूबर एंड से ऐसा क्या होता है कि दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज की एयर क्वालिटी सीवियर से हजार्डस हो जाती है। अब पहले जानते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। सभी जानते हैं कि अर्थ का किसी भी ऐसे मटेरियल से कंटामिनेशन जो कि न सिर्फ ह्यूमन लाइफ बट पूरे इकोसिस्टम पर नेगेटिव असर डाले उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन एयर का ऐसे ही अनवांटेड मटेरियल से कंटामिनेशन है। मॉडर्न डेज में एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए सिंपल एब्जॉर्बिंग ट्यूब्स, जिन्हें हम डिफ्यूजन ट्यूब्स भी बोलते हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है। साथ ही कुछ फिजिकल और केमिकल सेंसर्स भी एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये सेंसर्स रियल टाइम डेटा देते हैं पोल्यूशन का, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स एक इंडिकेटर है जिसे गवर्नमेंट एजेंसीज जनरल पब्लिक को एयर कितनी पॉल्यूटेड है ये बताने के लिए यूज़ करती हैं। जैसे जैसे एयर में पोल्यूशन बढ़ता है वैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI भी बढ़ता है। 2015 में IIT कानपुर में हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग दिल्ली के एयर पोल्यूशन का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है रोड डस्ट और PM 2.5 का 35% कंट्रीब्यूटर रोड डस्ट है। नेक्स्ट व्हीकुलर एमिशंस, जिनका कंट्रीब्यूशन 25%, और दूसरे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स और डोमेस्टिक कुकिंग। एयर क्वालिटी इंडेक्स को PM10 और PM 2.5 के डेली या एनुअल कंसंट्रेशन से बताया जाता है। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें PM10 वो पार्टिकल्स हैं जो 10 माइक्रॉन से छोटे हैं और PM 2.5 वो पार्टिकल्स हैं जो 2.5 माइक्रॉन से छोटे होते हैं। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनुअल मीन कंसंट्रेशन PM10 की 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और PM 2.5 की 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। वहीं इंडिया के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग सेफ लिमिट फॉर एनुअल मीन कंसंट्रेशन PM 2.5 के लिए है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और PM10 के लिए है 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के ऊपर कुछ भी हजार्डस है। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में AQI सेफ लिमिट से ऊपर रहता है। व्हीकुलर एमिशंस एक मेन कॉज है पोल्यूशन का, पर इसके अलावा और भी रीजंस हैं जो दिल्ली की एयर क्वालिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से उड़ने वाली डस्ट, ये भी एक कारण है पोल्यूशन का। वहीं वेट कूलिंग टावर्स से रिलीज होने वाले ड्रिफ्ट या मिस्ट एमिशंस। अब ये कूलिंग टावर्स क्या हैं? ये जो वेट कूलिंग टावर्स होते हैं ये इंडस्ट्रीज़ में हीट को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेट कूलिंग टावर्स वाटर का यूज़ करते हैं और ये वाटर इन टावर्स से पास होने वाली एयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। वाटर इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, उसमें हमेशा ही कुछ सॉलिड पार्टिकुलेट्स मिलते हैं। जब कूलिंग वाटर की कोई अनइवेपोरेटेड ड्रॉपलेट कूलिंग टावर से बाहर निकलती है तो उसके साथ पार्टिकुलेट्स भी होते हैं। इन अनइवेपोरेटेड ड्रॉपलेट्स को बोलते हैं टोटल लिक्विड ड्रिफ्ट। इन ड्रिफ्ट ड्रॉपलेट्स में जब वाटर इवेपोरेट होता है तो पार्टिकुलेट्स क्रिस्टलाइज होकर सॉलिड सॉल्ट क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये सॉलिड्स ही एयर में PM 2.5 और PM10 के तौर पर रिपोर्ट किए जाते हैं। वहीं कुकिंग के लिए यूज़ की जाने वाली वुड, काउडंग और कोल बर्निंग भी एक कारण है एयर पोल्यूशन का। ऑल्दो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 90% हाउसहोल्ड्स कुकिंग के लिए LPG यूज़ करते हैं दिल्ली में, बट 10% अभी भी ट्रेडिशनल मीन्स यूज़ कर रहे हैं। पर ये कॉजेज़ तो पूरे साल ही रहते हैं। फिर ऐसा क्या है जो अक्टूबर एंड से नॉर्थ इंडिया की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है? इसका मेन रीज़न है स्टबल बर्निंग, जो कि फेस्टिवल सीजन से भी कोइंसाइड करता है।
1960s में स्टार्ट हुए ग्रीन रेवोल्यूशन ने फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए राइस और व्हीट ग्रो करने के। इसको सबसे पहले पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां इसकी वजह से स्टेट का एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1970 तक इंडिया के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का 70% प्रोडक्शन पंजाब कर रहा था। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिले। राइस और व्हीट दोनों को ही ग्रो करने के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है। इससे ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी कम होने लग गया और उसको इम्प्रूव करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट 2009 में पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट लेकर आई। अब आप कहोगे इस एक्ट का स्टबल बर्निंग और एयर पोल्यूशन से क्या मतलब? चलिए देखते हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन में राइस व्हीट रोटेशन एक कॉमन फार्मिंग प्रैक्टिस है। चावल यूजुअली समर सीजन में मई और जून के अराउंड प्लांट किया जाता है, वहीं अक्टूबर नवंबर में इसे हार्वेस्ट करते हैं। वहीं व्हीट को मोस्टली नवंबर दिसंबर में प्लांट करते हैं और अप्रैल या मई में हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट के बाद फील्ड में जो क्रॉप्स के स्टॉक्स बच जाते हैं उसे स्टबल बोलते हैं। यूजुअली हार्वेस्ट के तुरंत बाद फार्मर्स स्टबल को बर्न कर देते हैं, जिससे फार्म्स नेक्स्ट सोइंग के लिए जल्दी से रेडी किए जा सकें। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 22 मिलियन टन्स राइस स्टबल हर साल प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 14 मिलियन टन्स बर्न कर दिया जाता है। इसमें 48% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ पंजाब और हरियाणा से आता है। मेरे इस वीडियो का मोटिव किसी को ब्लेम करना नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ आपको स्टबल बर्निंग और एयर पोल्यूशन के बारे में अवेयर करना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि स्टबल बर्निंग और एयर पोल्यूशन में क्या कनेक्शन है और स्टबल बर्निंग से क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे और उसके अलावा हम इसमें क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्योंकि स्टबल बर्निंग तो बहुत पुरानी टेक्निक है जो कई सालों से चल रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब एयर पोल्यूशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गया? पहले फार्मर्स व्हीट को मार्च एंड या अर्ली अप्रैल तक हार्वेस्ट कर लेते थे और मई 15 तक पैडी ट्रांसप्लांट कर दी जाती थी। पैडी को मिड सितंबर से मिड अक्टूबर तक हार्वेस्ट करके जब स्टबल बर्न किया जाता था, उस समय रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ चलती थी, वो अपने साथ पॉल्यूटेंट्स को भी भाकर ले जाती थी और ऐसे में एयर पर उनका असर काफ़ी कम दिखता था। क्योंकि राइस और व्हीट दोनों ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, उस वजह से पंजाब और हरियाणा में वाटर लेवल में कमी आने लगी। उसके लिए 2009 में पंजाब गवर्नमेंट पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट लेकर आई। इस एक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर्स ना तो 10 मई से पहले पैडी सो कर सकते थे और ना ही 16 जून से पहले पैडी ट्रांसप्लांट कर सकते थे। इससे अप्रैल और मई की पीक समर्स को अवॉइड किया जा सकता था और ट्रांसप्लांटिंग मिड जून के बाद होने से मॉनसून के पास का टाइम आता था, जिससे एक्सपेक्टेड था कि वाटर का यूज़ कम हो जाएगा। और अगर कोई फार्मर इस एक्ट को वायलेट करता है तो उसको बहुत भारी फाइन भरना पड़ता है। पंजाब गवर्नमेंट के बाद हरियाणा गवर्नमेंट भी हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 में लाई। पर बहुत सी स्टडीज़ में पाया गया कि इस एक्ट के बाद भी ग्राउंड वाटर लेवल 2013 के बाद 29.2 मिलीमीटर पर ईयर के रेट से कम हुआ है। पंजाब में 1970s में 0.19 मिलियन ट्यूबवेल्स थे, वहीं 2019 में ये नंबर बढ़कर 1.47 मिलियन हो गए। ऑल्दो इस एक्ट ने ग्राउंड वाटर लेवल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, पर इससे राइस हार्वेस्ट का टाइम ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए डिले हो गया। ऐसे में फार्मर्स के पास व्हीट सो करने का विंडो पीरियड कम हो गया और उनके पास जल्दी में एक ही ऑप्शन होता है स्टबल बर्निंग। और जहां पहले मिड सितंबर से मिड अक्टूबर में चलने वाली रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स काम कर रही थी, अब वहीं अक्टूबर एंड में ये रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स नहीं होती हैं। साथ ही दिल्ली में ऑलरेडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स पॉल्यूटेंट्स को एनसीआर तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं और पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के चलते ऊपर राइज नहीं करते और लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं। देहरादून बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च में पाया कि पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की गई वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी ने ग्राउंड वाटर लेवल को रैपिडली कम किया, साथ ही पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ा दिया। स्टबल बर्निंग के इम्पैक्ट सिर्फ एयर पर ही नहीं होते, बल्कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि बर्निंग के टाइम सॉइल के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी साथ में बर्न हो जाते हैं। सॉइल का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिससे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और अब सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एडिशनल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी कॉस्ट भी फार्मर्स पर ही एडिशनल बर्डन है। स्टबल बर्निंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी रिलीज करते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल ओजोन बनाते हैं। इसके बारे में मैंने ओजोन वाले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये ओजोन भी क्रॉप्स को नेगेटिवली अफेक्ट करती है।
दो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट एक्शंस के बाद 2016 के कंपैरिजन में 2018 में स्टबल बर्निंग के इंसिडेंसेस हरियाणा में 38.93% और पंजाब में 20.3% तक कम हुए हैं। बट स्टिल ये प्रैक्टिस आज भी कंटिन्यूड है। पर क्या स्टबल बर्निंग के लिए फार्मर्स पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं? एक सर्वे ने बताया था कि 90% फार्मर्स स्टबल बर्निंग से हेल्थ पर होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से अवेयर हैं, पर वो मैन पावर और फाइनेंसेस की कमी के चलते ऐसा करते हैं। और इसके लिए बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है जिससे हम फार्मर्स को दूसरे ऑल्टरनेटिव से अवेयर करा सकें। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम यही बात करेंगे कि स्टबल बर्निंग के क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। स्टबल को मैनेज करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट मेथड है स्टबल को सॉइल में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। एक स्टडी में भी पाया गया कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है और नेक्स्ट क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके लिए मैकेनाइज्ड टूल्स लाइक हैप्पी सीडर यूज़ किए जा सकते हैं। हैप्पी सीडर ट्रैक्टर से अटैच होने वाला एक टूल है जो कि बिना सीड बेड प्रिपेयर किए सीड्स को सो कर देता है। बट इसकी ऑपरेशन में मैकेनाइज्ड टूल्स और एडिशनल लेबर की ज़रूरत पड़ती है जिसकी कॉस्ट बहुत से फार्मर्स के लिए अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। सेकेंड ऑप्शन है कंपोस्टिंग, क्योंकि एग्रीकल्चरल स्टबल से बनी कंपोस्ट नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस में रिच होती है। बायोफ्यूल प्रोडक्शन भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें क्रॉप स्टबल सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है। बायोगैस प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ हो सकता है, साथ ही एनर्जी जनरेशन में भी क्रॉप स्टबल का यूज़ हो सकता है। कंबस्टन चैम्बर में क्रॉप स्टबल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। साथ ही इस प्रोसेस से बनने वाली बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश को सीमेंट और ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में या रोड के कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। फार्मर्स अपने क्रॉप रेसिड्यूज ऐसे पावर प्लांट्स को सेल कर सकते हैं। फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए जिससे वो राइस और व्हीट कल्टीवेशन से शिफ्ट करके मिलेट्स जैसी लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो करें। पर इन सभी के लिए बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है जिससे फार्मर्स दूसरे ऑल्टरनेटिव से अवेयर रहें। तो एयर पॉल्यूशन ना सिर्फ हमारे लंग्स और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, ये हमसे हमारी लाइफ के बहुत से साल भी छीन रहा है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2021 में इंडिया का PM 2.5 पॉल्यूशन 2020 के कंपैरिजन में 56.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से बढ़कर 58.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, जो कि WHO गाइडलाइंस से 10 टाइम्स ज़्यादा है। अगर WHO गाइडलाइंस नहीं फॉलो की गई तो एवरेज इंडियन अपनी लाइफ के 5.3 ईयर्स खो रहा है। वहीं दिल्ली में ये नंबर है 11.9 ईयर्स। अगर पोल्यूशन के करंट लेवल्स बने रहे तो क्या हम अपने बच्चों की लाइफ के 12 ईयर्स कम कर देंगे? और पोल्यूशन का इम्पैक्ट तो क्लाइमेट पर भी पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग एयर पोल्यूशन का ही एक आउटकम है। एयर पोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी होता है। 2018 में टूरिज्म पर हुए एक सर्वे में पाया गया कि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से टूरिस्ट इनफ्लो 25 to 30% तक कम हुआ है। अब ऐसे में एयर पोल्यूशन को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम सभी को अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देना होगा। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स लेने ज़रूरी हैं। फार्मर्स के साथ साथ हम सबको भी अवेयर होना होगा। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना होगा जो स्टबल मैनेजमेंट के ऑल्टरनेटिव्स को फार्मर्स तक पहुंचा सकें, क्योंकि ये हमारे लिए ही नहीं हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एक सेफ, क्लीन और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट उनका हक है।